गरीब सास ससुर की 3 अमीर बहू। हीरामणि और संतराम ने अपनी हर एक ख्वाहिशों को मारकर अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी अपने तीनों बेटे युग, करण और राजीव को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करने में झोंक दी थी। अपने माँ बाप के इस परित्याग को तीनों बेटों ने जाया नहीं जाने दिया। उन्होंने दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की ठान ली। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी आइए। अरे बेटा, तेरे बाबूजी तो भोर को ही खेत चले गए। आज फसल की कटाई थी ना। बात क्या है आखिर? माँ, यूं समझ लो आपके तीनों बेटे सरकारी नौकरी पेशे वाले हो गए। बस हमारी पहली पोस्टिंग कुछ महीनों के लिए दिल्ली शहर में है। ये खबर सुनकर हीरामणि फूली नहीं समाई, क्योंकि आखिर इसी दिन को देखने के लिए तो इनकी बूढ़ी आंखें आस लगाए बैठी थी। भगवान तुम तीनों को खूब बढ़ाए। तुम दिन दुनी रात चौकनी खूब तरक्की करो बेटा। माँ, हमें निकलना है, पिताजी को हमारा प्रणाम कहना। ये कहकर तीनों बेटे बैग उठाकर अपनी किस्मत आजमाने दिल्ली चले आए, जहाँ उनकी पोस्टिंग दिल्ली के मशहूर कॉलेज में प्रोफेसर के लिए हुई। इसी बीच उनकी मुलाकात शहर की 3 लड़कियों उर्मी, रिचा और कियारा से हुई। पहली नजर में तीनों भाई उन सहेलियों के प्यार में पड़ गए। यूं ही महीने खत्म होते चले गए और वो उनसे शादी करके अपने साथ गांव ले आए। माँ, पिताजी, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। अरे वाह, बहू तो लाखों में एक खोजी है। माँ, आप हमसे नाराज तो नहीं? क्यों? अरे इसमें नाराजगी कैसी? बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। आओ बहू। ये घर कितना और लग रहा है। पता नहीं कौन सी सदी में बना है। ना ही कोई इंटीरियर है, ना ही कोई लुक। ये कैसे एडजस्ट करेंगे? बहू, हम बहुत ही सादे लोग हैं। तुम्हारे पति का भविष्य संवारने में घर जस का तस ही रह गया। और फिर घर संगमरमर की दीवार से नहीं, बल्कि परिवार के बीच बसी प्यार से सुंदर दिखता है। ओ प्लीज सासू मॉम, ऐसे लेक्चर न रील्स में अच्छे लगते हैं और ना ही रियल लाइफ में, क्योंकि आज की मॉडर्न जमाने में पैसा बोलता है। अपनी अमीर बहुओं की सोच को जानकर हीरामणि बात को बदल देती है। वहीं संतराम के तीनों बेटे कॉलेज के सरकारी प्रोफेसर बनने के बाद संतराम को घर बैठा देते हैं, जो उसकी तीनों बहुओं को खलने लगता है और धीरे धीरे तीनों अपनी असली रंग रवैया दिखाने लगती हैं। अरे ओ ससुर जी, ये लो 100 रुपए और बाजार जाकर कुछ हरी ताजी सब्जियां ले आओ। अरे कियारा बहू, तेरे ससुर जी के घुटनों में बहुत दर्द है। सब्जी मैं ले आती हूँ। सासू माँ, अगर सब्जी लाने आप जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? अरे तुम तीनों बहू में से कोई भी बना लो, ये तुम्हारी अपने मन की मर्जी है। हम और खाना बनाए? कभी नहीं सासू माँ। ये रसोई का रेस्क्यू ऑपरेशन तो आप ही कीजिए, क्योंकि हमें खाना बनाना नहीं आता। बस बना बनाया खाना आता है। ऐसा कहते हुए तीनों बहू ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं और उनका ससुर संतराम अखड़ कर बोलता है, अरे इसके अलावा तुम तीनों बहू को कुछ और करना आता है क्या? आता ही ना ससुर जी। किटी पार्टी करना, पत्ते खेलना, क्लब में हाथ लहरा कर नागिन डांस करना और शॉपिंग के पीछे नोट उड़ाना। अपने अमीर होने का क्या खूब फायदा उठाया है तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने गरीब बूढ़े ससुर की फटकार सुनकर तीनों बिगड़ैल बहुएं तिलमिला उठती हैं और कियारा उसका गला दबाते हुए बोलती है, खूसट बुड्ढे, खुद तो हमारे पति की कमाई टुकड़ों पर पल रहा है। एक पैसे की औकात नहीं तुमने बुड्ढे बुढ़िया की, और हमारे आगे चौधरी बनने चले हैं। अपने बूढ़े पति को यूं छटपटाता देखकर हीरामणि बिलख बिलख कर रोते हुए अपनी अमीर बहुओं के आगे घुटने पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगती है। अरे अरे बहू छोड़ दो, अरे उनका दम घुट जाएगा। अले ले 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 मेरी सासू माँ, तुम तो शमा की तरह रो रही हो। चल अब जल्दी से खाना बना, हमें बहुत भूख लगी है। और अगर हमारे पति के आगे रोने धोने का नाटक लगाया या अभी जो हुआ उसका जिक्र किया, तो सोच लेना हम क्या क्या कर सकती हैं। मैं चुप रहूंगी, उनसे कुछ नहीं कहूंगी। तीनों अमीर बहुओं के उस रूखे रवैये ने गरीब सास ससुर की आंखों में बसी आस को तोड़ कर रख दिया था। वो तीनों अपने पतियों के सामने तो उनसे मीठे मुंह बात करने का ढोंग करती और उनके जाने के बाद उन्हें नौकरों की तरह अपने इशारों पर नचाती। अरे ओ बुढ़िया, इतना मटक मटक कर कहाँ जा रही है? तुम्हारे ससुर जी को खाना देने जा रही हूँ। दिन भर के भूखे हैं। ओहो, देख लो और मेरी रिचा,
दोनों के पांव कबर्ड में पड़े हैं, लेकिन प्यार अभी भी जवान है। सासू माँ, पता है डॉक्टर कहते हैं कि बूढ़े लोगों को भूख से कम खाना चाहिए, तो ये सब यही रखो और लो, ये ले जाओ। कियारा थाली में रखी सब्जी की कटोरी को उठाकर अपने पास रखकर बोलती है, अब लग रहा है मेरे गरीब ससुर जी के लायक खाना। वैसे भी गरीबों को प्याज रोटी और अचार रोटी से ज्यादा कुछ हजम नहीं होता। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ खिलाओ अपने मजनू को खाना। हालातों की मारी गरीब सास रोते हुए खाना लेकर कमरे में आती है, जहां दोनों मिल बांटकर अचार के फांक के साथ 2 रोटियां बांटकर आधा पेट खाकर ही उठ जाते हैं। तभी संतराम अपनी दशा पर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे ये कैसा वक्त आ गया है भगवान, अपने ही घर में आज घुटन हो रही है। अरे हड्डियां गलाकर बेटों की किस्मत बनाई ताकि बुढ़ापा अच्छे से कट सके। कभी सोचा ही नहीं था कि बहू आ जाने के बाद दाने दाने पर आफत हो जाएगी। क्या बोया था और क्या पा रहे हैं। शायद हमारे भाग्य में अमीर बहुओं की जूती खाना ही लिखा था। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ तीनों अय्याशबाज बहू अपने गरीब बूढ़े सास ससुर पर और भी ज्यादा जुल्म ढाने लगती हैं। वो उन्हें सारा दिन गधों की तरह काम करवाती और दिन भर के बीच में आधा पेट खाना देती, जिससे गरीब सास ससुर का शरीर गिरने लगा था। ये बात तीनों बेटों को खटक रही थी। एक सुबह, माँ, पिताजी, आप दोनों इतने दुबले क्यों दिख रहे हैं? राजी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम सासू माँ ससुर जी को खाना नहीं देते और बढ़ते बुढ़ापे में शरीर घटता भी है। पिताजी, माँ, आज आप दोनों इनके साथ जाकर अपने लिए खरीदारी कराना, हम चलते हैं। जैसे ही तीनों बेटे घर की चौखट लांघते हैं, तीनों अमीर बहू अपना पर्स उठाकर बोलती हैं, माँ जी, ये तो बस भूल ही जाओ कि हम तुम दोनों को खरीदारी करने ले जाएंगे। वैसे भी तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया कब खाक में मिल जाओ, क्या खबर। सुनो ससुर जी, राशन मिल से फोन आया था, जाकर कोटे से गेहूं ले आओ और माँ जी, आप लगे हाथों उन गेहूं को फटक कर हाथ चक्की में पीस देना, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। संतराम कंधे पर गेहूं की भारी भरकम कट्टा लादे घर लौट आता है, जिसके बाद गरीब सास खुरदरी हाथ चक्की में गेहूं पीसती है, जिससे उसके हाथ छिलकर खून निकल जाता है। तभी तीनों अमीर बहुएं शॉपिंग बैग लटकाए ऐंठती हुई वहां आती हैं कि अचानक ऐन मौके पर तीनों के पति वहां हाजिर हो जाते हैं। अरे माँ, ये क्या, आपके हाथ में इतने गहरे घाव, आप हाथ चक्की क्यों चला रही हैं? पापी पेट का भार ढोने के लिए बेटा, अपने ही घर में बहुओं की गुलामी के खूंटे से बंध गए हैं तुम्हारे माँ बाप। ये सुनकर तीनों भाई चौंक उठते हैं। हीरामणि रोते हुए सारी आप बीती सुनाती है, जिससे तीनों अमीर बहू अपने पति के सामने शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। हमने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुम तीनों ने हमारा यकीन तोड़ दिया। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, जो माँ बाप को ठुकराता है वो दर दर की ठोकर खाता है। तुमने जो हमारे माँ बाप के साथ किया है, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर हीरामणि बोलती है, अरे नहीं बेटा, अब उनके साथ तुम्हारी जिंदगी बंध गई है। हमें तो बहुत जल्द खाक में मिल जाना है। हमारे पीछे अपना बसा बसाया घर मत खराब करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ चलेंगी। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपने किए पर पछताती हुई बोलती हैं, ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप दोनों के साथ बेरुखी दिखाई, मगर अब हम एक अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे। आखिरकार तीनों बहू को अपने सास ससुर की कदर समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो छोटे छोटे बदलाव से बहुओं के अच्छे गुणों में खरी उतरती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे बेटा अर्जुन, देखो ध्यान से जाना और वहाँ पहुँचते ही हमें कॉल कर देना। तुम्हें पता है ना शहर का माहौल कितना बुरा है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं शहर किस लिए जा रहा हूँ? इसलिए ताकि मैं अच्छे से कमाऊं और आपको अच्छी जिंदगी दे सकूं। तभी अर्जुन अपनी पत्नी अंजनी से कहता है, देखो अंजनी, मेरे लौटने तक मेरी माँ और मेरे बेटे सूरज का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जो मेरी माँ और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, वहां पहुंचकर मैं अगले महीने ही तुम्हें घर खर्च के लिए पैसे भिजवा दूंगा। अजी ये सब तो ठीक है, लेकिन रोजाना मुझसे और अपने बेटे और अपनी माँ से बात करना मत भूलना। कहीं शहर जाकर आप हम सभी को भूल जाओ। अरे तुम सब मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चलो
अब मैं निकलता हूँ, मेरी ट्रेन आ चुकी है। अर्जुन ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद अंजनी और उसकी माँ सावित्री उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर में अंजनी और सावित्री वापस अपने घर लौट आती हैं। अगले दिन अर्जुन शहर पहुंचकर अपनी पत्नी अंजनी को कॉल करता है। देखो, मैं यहाँ सही सलामत पहुंच गया हूँ और बहुत अच्छा घर भी है, सब कुछ बढ़िया है। कल से मैं नौकरी पर जाऊंगा, तो मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस काम पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सावित्री अपने घर में टीवी के अंदर एक न्यूज देखती है। आज के मुख्य समाचार। भोपालपुर के अंदर एक लक्ष्मी नारायण की बिल्डिंग आज सुबह भूकंप के चलते पूरी तहस नहस हो गई। बिल्डिंग के गिरने की वजह से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। आप सभी से निवेदन है कि अपने जानकार और अपने की डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर चले जाएं। सावित्री टीवी पर न्यूज देख ही रही होती है कि तभी वहां पर अंजनी आ जाती है। उसके हाथों में पूजा की थाली होती है। जैसे ही अंजनी की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ती है, उसके हाथों से प्लेट जमीन पर गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे बताती क्यों नहीं, क्या बात है? अंजनी रोते हुए अपनी सास सावित्री से कहती है। माँ जी, ये वही बिल्डिंग है जहाँ अर्जुन जी रह रहे थे। उन्होंने कल की ही रात मुझे इस बिल्डिंग का नाम बताया था और आज इस लिस्ट में अर्जुन जी का नाम भी शामिल है। ये सुनते ही सावित्री एकदम से रो पड़ती है, जिसके बाद उनके घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? देखिए, मैं भोपालपुर के हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक दुर्घटना के दौरान आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जाइए। ये सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। दोनों सास बहू ट्रेन पकड़कर तुरंत भोपालपुर पहुंच जाती हैं। दोनों अर्जुन का अंतिम संस्कार कर देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू वापस अपने गांव आ जाती हैं। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? अब तो अर्जुन जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू की दुनिया तहस नहस हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके पास पैसों की भी परेशानी होने लगती है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान बेचकर किराए के मकान में रहना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन अंजनी खाना बना रही थी कि तभी उनके घर का मालिक उनके घर पर आता है। तुम इस मकान में पूरे 4 महीने से रह रही हो, लेकिन 4 महीने से तुमने एक बार भी इस मकान का किराया नहीं दिया है। अब मैं तुम लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कभी इस घर से निकल जाओ। हमारे ऊपर इतने अत्याचार मत कीजिए, हमें इस घर से मत निकालिए। हम कुछ न कुछ करके आपका सारा पैसा चुका देंगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस घर को खाली करके यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। दुर्गेश के कई बार समझाने के बाद भी सावित्री और अंजनी दोनों सास बहू दुर्गेश के आगे रोती रहती हैं, जिसके चलते दुर्गेश अपने साथ लाए हुए गुंडों को इशारा कर देता है। दुर्गेश के गुंडे सावित्री और अंजनी के घर का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं और उसके बर्तन भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद अंजनी और सावित्री दोनों टूटे हुए बर्तन और अपना सामान उठाकर सूरज के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। तभी सूरज कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना खाना है माँ। अंजनी के पास जो भी बचा कुचा होता है वो उन टूटे बर्तन में बनाना शुरू कर देती है। जैसे वो सूरज और सावित्री को खाना देती है, तभी उसके पास एक बहुत बुजुर्ग औरत आती है, जो उससे कहती है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी मदद करो। अंजनी बहुत दयालु होती है। वो अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद जो खाना बचा होता है वो उस बूढ़ी औरत को दे देती है और खुद भूखी रहती है, जिसके बाद वो औरत खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद ही वो औरत अचानक से देवी माँ के रूप में बदल जाती है। खुद भूखे रहकर तुमने मेरा पेट भरा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देवी माँ के साक्षात दर्शन हो गए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? ये सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अंजनी के टूटे हुए बर्तनों को जोड़ देती हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आज से यह बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं, बल्कि एक जादुई बर्तन बन गया है। अपना हाथ इस बर्तन पर रखो। अंजनी अपना हाथ उस बर्तन के ऊपर रखती है। अब इस बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाओ। जैसे ही अंजनी बर्तन के ऊपर से अपना हाथ उठाती है, उसके अंदर भरपूर खाना होता है। अरे ये क्या? अभी तक तो ये बर्तन टूटा हुआ और खाली था, लेकिन अचानक से इसके अंदर इतना सारा खाना। आज के बाद ये बर्तन कभी खाली नहीं रहेगा।
जब तुम इसके ऊपर हाथ रखोगी तो ये बर्तन अपने आप खाली भी हो जाएगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद अंजनी अपनी सास और अपने बेटे सूरज के साथ मिलकर पेट भर कर खाना खाती हैं और वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अंजनी अपनी सास सावित्री से कहती है, माँ जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो क्यों ना हम इस जादुई बर्तन के द्वारा एक छोटा सा ढाबा खोल लें। बहू, तुम्हारा उपाय बुरा नहीं है, इसके चलते हम पैसा भी कमा सकते हैं। दोनों सास बहू मिलकर जादुई बर्तन के द्वारा एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं और उस ढाबे के अंदर वो अपने जादुई बर्तन को रखती हैं। अंजनी उस जादुई बर्तन के ऊपर हाथ रखती है। देखते ही देखते उसके अंदर अपने आप ही बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार हो जाता है, जिसकी खुशबू से उनके ढाबे में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। जब वो अपने कस्टमर को अपने जादुई बर्तन का खाना खिलाते हैं तो सभी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बहन वाह, इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ से बनाना सीखा है? लगता है तुम्हारे हाथों में कोई जादू है, वरना इतना स्वादिष्ट खाना तो इस पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। हाँ हाँ, सही कहा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा खाना पैक कर दो। ममता के कहने पर अंजनी उसके लिए खाना पैक कर देती है। ऐसे ही अंजनी जब भी जादुई बर्तन के ऊपर हाथ रखती तो उसके अंदर खाना अपने आप तैयार हो जाता, जिसके चलते उनका ढाबा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो अच्छा खासा कमाने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अपने लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कॉलेज कैंटीन में 4 सहेली। अब देख कैसे प्रवीण की चेयर पीछे करके उसे गिराती हूँ। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। अरे यार, ऐसे मत करो, उसके लग जाएगी बहुत जोर के। अरे यार, तू पता नहीं इतनी शरीफ क्यों बनती है। अरे थोड़ा कॉलेज के हिसाब से फंकी चंकी कूल बन, थोड़ा हमारे साथ रैगिंग किया कर। वही तो, जब देखो सूट पहनती ही रहेगी, ये नहीं कि हमारी तरह जीन्स टॉप पहना करे। अरे मैं चेयर पीछे करती हूँ। तभी वैशाली ऐसा कहकर उस लड़के की चेयर पीछे कर देती है। जैसे ही वो लड़का बिना देखे बैठता है तो धम से गिर पड़ता है। आस पास खड़े सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो वो कैसे गिर पड़ा। तुमने उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया। अबे शराफत की देवी, बंद कर, ये सब तेरे लिए बहुत हानिकारक है, थोड़ा चंट बनकर रहना सीख। इसके बाद चारों लेक्चर क्लास अटेंड करते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद चारों सहेली बिछड़ जाती हैं, जिसमें शरीफ काव्या की शादी गांव में अनिल से हो जाती है। वहीं तीनों सहेली दोबारा मिलकर एमएनसी कंपनी ज्वाइन करके अपने पैसों से खूब अय्याशी करती हैं। आए दिन किटी पार्टी, डांडिया नाइट, सुक्का पीकर डांस करना, ये सब उनके शौक है। वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर ही हमेशा रहा करती थी और हफ्ते में 4 बार शॉपिंग करना तो उनकी आदत थी। वहीं दूसरी ओर काव्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। सुबह के समय अपनी सास के पास सरसों का तेल गर्म करके कटोरी में ले जाती है और कहती है, माँ जी आप जरा यहाँ बैठ जाइए, पैर ऊपर करके। पर क्यों बहू, क्या हुआ और ये क्यों लेकर आई है? माँ जी आप बैठिए तो सही। ये कहकर काव्या अपनी सास कविता के पैरों पर सरसों का तेल लगाकर मालिश करती है। माँ जी मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैंने सुन लिया था कि आपके पैरों में बहुत दर्द था रात से, इसलिए मैं सुबह सुबह आपके पास आ गई। रात को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी ना। अरे वाह बहू, तू तो बिना कहे मेरी बात समझ जाती है, सच में तो बहुत जरूरी संपन्न है। अच्छा सुन, बाहर वो सामने वाली सुषमा है ना, रोज झाड़ू लगाकर हमारे दरवाजे के आगे कूड़ा कर देती है। अब की बार जब तू झाड़ू लगाए तो उसके दरवाजे के आगे करके आना, समझी? पर माँ जी वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों करें? और अगर मुझे ऐसे करते हुए उन्होंने देख लिया तो वो सब कितना सुनाएंगे। ओहो बहू तू कितनी शरीफ है, इतना मत डरा कर। ठीक है माँ जी। इस तरह सास बहू यूं ही गपशप करती रहती हैं। काव्या का पति एक मजदूर था, बहुत कम पैसों में अपने घर का खर्चा चलाता था, जिसमें काव्या खुश थी। पढ़ी लिखी शहरी होने के बाद भी वो गांव की बहू के साँचे में ढल जाती है। वहीं शाम को थका हारा पति अनिल जब घर आता है तो काव्या उसे गुड़ और लस्सी देती है। फिर अनिल कहता है, अजी लीजिए गुड़ और लस्सी, इसे खाकर आपको ताकत मिलेगी। सच में काव्या, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम शहर से हो, फिर भी तुम्हें गांव की सारी चीजें पता है और बहुत आसानी से तुम मेरे घर में ढल गई। वहां तो पिसा पिसाया आटा आता था, पर यहाँ तुम्हें खुद गेहूं साफ करके पीसना पड़ता है चक्की पर। अजी आप परेशान मत होइए, ये सब मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। शुक्रिया काव्या, मेरे घर और माता पिता को संभालने के लिए। वैसे बाबा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? वो खेत में बाकी लोगों के साथ बैठे हैं। अच्छा, आज तुम लास्ट में खाना नहीं खाओगी,
तुम्हारे साथ ही खाऊंगा मैं। जब देखो हमेशा लास्ट में ही ठंडा खाना खाती हो। अजी तो क्या हुआ, यहाँ तो ये सब नॉर्मल है। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं। वहीं काव्य की तीनों सहेलियां वैशाली, शीला, मैगी घूमने के लिए कहीं जा रहे थे कि उनकी गाड़ी काव्य के गांव में खराब हो जाती है। तभी वैशाली एक किक अपनी कार में मारकर कहती है, इस कार को अभी खराब होना था। इस गवार गांव में तो हमें मैकेनिक भी कहीं नहीं मिलेगा। कितनी मुश्किल से हमने गोवा का प्लान बनाया था, पर पता नहीं कौन सा गांव बीच में पड़ गया। मनहूस। अब कोई बात नहीं, हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। तभी कुएं से पानी भरकर काव्या उसी रास्ते से लौटती है कि अपनी तीनों सहेली को देखकर कहती है, अरे वैशाली, शीला, मैगी, तुम तीनों यहाँ कैसे? और इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो घूमने? काव्या तू काव्या ही है ना? ये क्या हाल बना रखा है? बिखरे बाल, 6 मीटर लंबी साड़ी लपेटी हुई है और हाथ में पानी का घड़ा लेकर कहाँ जा रही है? अरे इसकी तो शादी भी हो गई, तुमने हमें बताया नहीं। हाँ, बिछड़ने के बाद तुम्हारे नंबर थे नहीं मुझ पर जो बुलाती। फिर बाबा ने मेरा रिश्ता यहाँ देखा तो गांव में शादी कर ली। अब गांव में हूँ तो कुएं से पानी भरकर ही लाऊंगी ना। ये पहले भी गवार थी और अब भी गांव में आकर गवार हो गई। जरा इसकी हालत तो देखो, और हमें देखो कितनी फैशनेबल है। लगता ही नहीं है ये हमारी कभी फ्रेंड थी। तूने बिल्कुल सही कहा शीला, क्या हमारी कार खराब हो गई है तो यहाँ कोई रहने की जगह है हमारे लायक? जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरे घर में रह लो। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसी के घर रह लेते, देख लेंगे गांव कैसा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी काव्या ये कहकर एक गांव वाले पड़ोसी से कार ठीक करवाने को कह देती है और अपनी मॉडर्न सहेलियों को घर ले आती है। तीनों अजीबो गरीब तरीके से घर को घूरती हैं और मुंह बनाकर कहते हैं, ओह माय गॉड, हाउ कैन यू स्टे इन दिस होम? # झोपड़ी वाला घर। काव्या, तेरा घर तो बहुत अच्छा था और ससुराल कबाड़ खाना है। शीला, ऐसे मत बोल, मैंने अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया है। तू जिसे कबाड़ खाना बोल रही है वो मेरे लिए महल है। दोबारा ऐसा मत कहना। अरे बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी सहेलियां हैं, शहर से आई हैं, कुछ दिन यहीं रहेंगी। फिर तो सही है। आओ आओ बच्चों, बैठो, थक गए होगे। या व्हाटएवर। तभी काव्या उनको खाना वाना खिलाती है, जिसके बाद वह हर चीज में कमी निकालती हैं और सामने गाय के तबेले को देखकर अपनी नाक बंद कर लेती हैं। ओहो, ऐसी गंदी सी डिस्गस्टिंग जगह पर कैसे ये रह सकती है? बहन, उल्टी आ रही है, बस जल्दी से हमारी कार ठीक हो और हम निकले यहाँ से। ये कहकर वह काव्या के पास जाते हैं जहाँ वह चक्की पर गेहूं पीस रही थी। ओहो, कितनी गरीब है तू काव्या, आटा भी पीसना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। सब्जी खुद उगा कर खेत से लाते हैं, खरीदनी नहीं पड़ती, ताजी होती है। ये गांव है ना, दूध भी चाहिए होता है तो गाय से खुद निकाल कर दूध लाते हैं। पर तुम तीनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने? आसपास के लोग देखकर बातें बनाएंगे और पापा जी के सामने तो तुम ऐसे बिल्कुल मत जाना। ओहो गॉड, इसकी बातें सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। चल थोड़ा चिल करते हैं, गाना चलाकर स्मोक करते हैं। ऐसा मत करो। हम तो करेंगे। उसकी तीनों अय्याशी घमंडी मॉडर्न सहेलियां बात नहीं मानती और तेज गाना चलाकर छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। एक सिगरेट पीती है, दूसरी सोडा पीती है। ये सब काव्या के सास, ससुर और पति देखकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है? बंद करो, ये कैसी अश्लीलता है? तुम लड़कियां होकर ऐसे कपड़े पहनती हो, अरे शर्म नहीं आती ये बीड़ी सिगरेट पीकर? हाँ, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है बच्चों। ओहो, 2 टके के गवार लोगों ने हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। पता नहीं समझते क्या है। अरे गांव के लोग जाहिल गवार होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता होता। काव्या का पति भी ऐसे ही है, बोरियां उठाता है। ये सब सुनकर काव्या को गुस्सा आता है और वो शीला को थप्पड़ मारकर कहती है, सही कहा था तुमने कि इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि लोग शरीफ होने का फायदा उठाएं। ये काम तो तुम तीनों ने ही कर दिया। हाउ डेयर यू टू से दैट टू माई फैमिली? तुम शायद भूल रही हो, मैं शरीफ हूँ पर गवार नहीं। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपनी फैमिली को एक्सेप्ट किया है। चाहिए ही क्या? खुशी के 2 पल। कम से कम तुम्हारी तरह छोटे कपड़े पहनकर अय्याशी तो नहीं कर रही, अपने माता पिता का नाम डुबो रही हो। मेरे पति और सास ससुर के लिए तुमने बहुत गलत बोला। चुपचाप चले जाओ इस घर से अभी के अभी। जैसे सुनने के बाद तीनों की आंखों में शर्म आती है और वो माफी मांग कर कहती हैं, काव्या हमें माफ कर दे, हमने तेरी फैमिली के बारे में बहुत गलत कहा। सॉरी यार, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अंकल जी, आंटी जी, जीजू, हमें माफ कर दीजिए। तुमने सही कहा काव्या, हमने अय्याशी की है सिर्फ। अब से ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, ना ये सब करेंगे।
फिर तीनों सहेली उनसे माफी मांगने के बाद सलवार सूट पहनकर उनके साथ एक गाय का दूध निकालती हैं, दूसरी चूल्हे पर खाना पकाना सीखती है, तीसरी झाड़ू लगाती है। 2 दिन बाद उनकी कार ठीक हो जाती है और वह अपने शहर लौट जाते हैं और काव्या अपनी गृहस्थी में खुशी खुशी रहने लगती है।